एमपी के दतिया में विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बगावत खुलकर सामने आ रही है। नाराज समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दतिया में पथराव वाली जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। इससे पहले यहां नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह करने की कोशिश तक की। नाराज समर्थकों ने NH 44 पर जाम लगा दिया। पुलिस ने हालात नियंत्रण करने का दावा किया। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। धोखाधड़ी के एक मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार दिए जाने के बाद ये सीट खाली है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने पर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद उनका टिकट काट दिया गया। ये बताता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। बालाघाट में करोड़ों के चावल घोटाले का मामला सामने आया है। यहां FCI ने केस दर्ज कराया। आरोप है कि एथेनॉल बनाने के लिए गोदामों से निकाला गया चावल निजी मिलों को दे दिया गया। कांग्रेस ने 2 सालों में करीब 200 ट्रक चावल गायब होने का दावा किया। और चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई है। भारी भूस्खलन का यह वीडियो कुल्लू का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भूस्खलन के दौरान क्षेत्र में जोरदार धमाके की आवाज हुई है। घटना के बाद डाउन स्ट्रीम इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। शिमला के कोटखाई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण खनेटी और जसला को जोड़ने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना के बाद सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जिससे यातायात ठप हुआ है। शिमला में ऑकलैंड टनल के पास से एक इमारत की दीवार गिर गई और इसकी चपेट में आकर करीब 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक अग्रवाल धर्मशाला के पास पत्थर के गिरने से यह हादसा हुआ। शिमला में 13 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। सोलन के अर्की में बारिश के कारण नेशनल हाईवे 5 पर बड़ा पत्थर गिर गया और इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद एक लेन से गाड़ियों की आवाजाही जारी है। सैलानियों को वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए गए। बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी के बाद सिरमौर और सोलन में आज स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने एहतियातन अपील की है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। जुलाई में अभी तक 54% बारिश दर्ज हुई। और अब खबरें उत्तराखंड की। हरिद्वार में गंगा नदी में स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। स्टंट के दौरान उनकी थार नदी में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद क्रेन के जरिए गाड़ी को नदी से बाहर निकाला गया। चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी सहित कई सहायक नदियां और नाले उफान पर हैं। तेज बहाव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जिले में किसी भी आपात स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मुस्तैद। रुद्रप्रयाग में ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन के मुताबिक जलस्तर के चेतावनी स्तर तक पहुंचने से पहले ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उन्हें नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। चमोली में जारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर मंदिर के चारों तरफ कोहरा छा गया। बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। बद्रीनाथ मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच पर बद्रीनाथ थाने के SHO और SIT के जांच अधिकारी महादेव उनियाल ने कहा कि अभी जांच चल रही है, इसलिए कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। नोएडा में बारिश के बीच खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फर्रुखाबाद के रहने वाले 27 साल के आर्यन के तौर पर हुई है। मामले को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर SP प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए CM योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। उन्होंने बस्ती में 504 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड की बिल्डिंग पर एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई करने जा रही है और इसके लिए नोटिस चस्पा दिया गया। भवन मालिक को 15 दिनों का मौका दिया गया है। 22 जून को अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ के टप्पल और मरोर गढ़ी में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने करीब 450 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण को हटाया है। प्राधिकरण ने इलाके में प्लॉट खरीदने से पहले लोगों से जांच करने की अपील की है। और अब नजर गुजरात की खबरों पर। गुजरात की सूरत में पिछले एक हफ्ते के दौरान तेज बारिश हुई है और बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है। जल जमाव और तेज बारिश से हुए हादसों में अब तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन अभी भी इलाकों से पानी की निकासी करने का काम जारी है। अलर्ट लोगों को रहने के लिए कहा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने तेज बारिश और जलभराव के बाद सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। पांडेसरा इलाके में पहुंचकर डेप्यूटी सीएम ने फैक्ट्री मालिक से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की ओर से दी जाने वाली हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने सूरत की आईटीआई कॉलेजों को आधुनिक बनाने के लिए करीब 240 करोड़ रुपए के पीएम सेतु प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसका मुआवजा युवाओं को आज की फैक्ट्री और कंपनियों के हिसाब से नई तकनीक सिखाना है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम गुजरात के हिस्से में तेजी से पूरा हो रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद में 18 किलोमीटर के हिस्से पर सभी भारी भरकम 13 पोर्टल बीम को इंस्टॉल कर लिया गया है। गुजरात के भावनगर में गाय को चारा खिलाने गए किसान पर एक शेरनी ने हमला कर दिया। शेरनी ने करीब 30 मिनट तक किसान को अपने जबड़े और पंजों से जकड़ा रखा। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित छुड़ा लिया गया। बढ़ते आगे और अब बात बिहार की खबरों की करते हैं। बीजेपी ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था। तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा करते हुए बिहार सरकार के जल्द गिरने की भविष्यवाणी की है। सोशल मीडिया पोस्ट कर तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। मैंने पहले ही कहा था, भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द ही बिहार में जो सरकार है वो बदल जाएगी। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 10 आईएएस अधिकारियों के समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। कुल 21 अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई विभागों के सचिवों का भी ट्रांसफर किया गया है। पटना की राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार यादव का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बेहटा विक्रम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों का शक है कि अपराधियों ने गला दबाकर संजय की हत्या की और शव को बोरिंग के पास फेंककर फरार हो गए। आज राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। ईरान की पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए आज शोक सभा का आयोजन। शोक सभा में शामिल हो सकते हैं मुस्तफा खामनेई। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पहली बार कैमरे के सामने मुस्तफा खामनेई दिख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या एटम बॉम्ब पर फैसला लिया जा सकता है? वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बात की जा सकती है? और क्या वाकई कैमरे के सामने मुस्तफा खामनेई नजर आएंगे? कई सवाल। ईरान के कुम में शोक सभा आयोजित होगी। अभी तक कहीं भी मुस्तफा नहीं दिखाई दिए हैं। और खामनेई की शोक सभा, मुस्तफा क्या अब शामिल होने वाले हैं? 5 पॉइंट में आप समझिए इस पूरी खबर को। नंबर 1, सुपुर्दे खाक के बाद खामनेई की शोक सभा हो रही है। आज ईरान के कुम में आयोजित होगी ये शोक सभा। शोक सभा में मुस्तफा के शामिल होने की खबरें हैं। शोक सभा को संबोधित कर सकते हैं मुस्तफा, संबोधित भी करेंगे आप। 3 दिनों तक चलेगा खामनेई की शोक सभा। बड़ी बात क्या है? दुनिया के सामने आज पहली बार नजर आ सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में नहीं आए थे मुस्तफा। सवाल भी उठा था कि आखिर कहां है मुस्तफा, उनके बेटे। मुस्तफा के तीनों भाई तो नजर आए लेकिन मुस्तफा नजर नहीं आए। 28 फरवरी के बाद से मुस्तफा कहीं नहीं दिखे। अभी तक मुस्तफा का कोई ऑडियो संदेश भी नहीं दिखा। और सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मनीष, मुझे याद है कि लगातार हमने ये सवाल भी उठाया था जब हम स्टूडियो में थे पिछली बार कि आखिरकार 28 फरवरी के बाद मुस्तफा नजर नहीं आ रहे, उनके भाई नजर आ रहे हैं। उनके पिता की शोक जो यात्रा है, अंतिम यात्रा, वो चल रही है, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बेटा कहां है? अब क्या खबर मिल रही है? क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है क्या?
देखिए, ईरान की जो सरकारी मीडिया एजेंसी है उसके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि आज जो कोम में सभा होगी उसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई सामने आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 28 फरवरी को जब हमला हुआ था जिसमें ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनेई और बाकी सभी लोग मारे गए थे, उनकी शहादत हुई थी और उसके बाद ये कहा गया कि मुस्तफा खमनेई गंभीर रूप से घायल हैं। तो क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो देश चला सकते हैं? क्योंकि ईरान की सत्ता, ईरान की सरकार तो मुस्तफा खमनेई के नाम से चल रही है। बार बार तो यही बात कहा जा रहा है कि मुस्तफा चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो लेकिन हम अपने रुख से समझौता नहीं करें। मुस्तफा चाहते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई ना हो। मुस्तफा चाहते हैं कि पेजेस्कियान जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर ईरानी सत्ता को आगे बढ़ाए, ना कि जो ट्रंप के फेवरेट लीडर माने जा रहे हैं ईरानी संसद के स्पीकर, वो सरकार को लीड करें। तो तमाम तरह की जो बातें मुस्तफा खमनेई के नाम से हो रही है, तो मुस्तफा खमनेई किस हालत में हैं? आखिर क्या वजह है कि उनके बाकी तीनों भाई वो श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए बाहर आते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं? अगर ये मसला ये है कि इजराइल उन पर अटैक कर सकता है तो फिर ईरान के भीतर भी और बाकी दुनिया में भी ये चर्चा और ये तुलना स्वाभाविक है कि भाई जो सीनियर खमनेई साहब थे उन्होंने कभी डर नहीं दिखाया, वो हमेशा सामने आते थे, वो कहते थे कि मुझे शहादत से डर नहीं लगता है। तो क्या मुस्तफा को इजराइल से डर लगता है? इजराइल के हमले से डर लगता है? इसलिए अपनी जमीन पर, अपने मुल्क में दुनिया भर की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और करोड़ों लोगों के बीच में भी उनको इजराइल से डर लगता है? ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं। उन सारे सवालों का जवाब एक लाइन में है कि मुस्तफा खमनेई दुनिया के सामने आकर कहेंगे कि हाँ, मैं जिंदा हूं, मैं उस हालत में हूं जहां पर मैं डिसीजन ले सकता हूं कि ईरान अब किस दिशा में जाएगा। तो बहुत सारी बातें आज तय हो सकती है। जी बिल्कुल मनीष, और अगर मुस्तफा खमनेई सामने आते हैं तो वो क्या कहेंगे और क्या मैसेज जाएगा ईरान की तरफ से, क्या कहा जाएगा इजराइल और अमेरिका को, वो तो देखने वाली बात ही है। लेकिन यहाँ आपने डर की भी बात कही। नजर अब्बास रिजवी जी जो कि रिसर्च स्कॉलर है अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी से, उनका रुख कर लेते हैं। रिजवी जी, आपको क्या लगता है, क्या डर की वजह से खमनेई सामने नहीं आ रहे हैं, मुस्तफा नहीं आ रहे हैं कैमरे के सामने? और अगर वो आज सामने आ भी जाते हैं तो इजराइल रक्षा मंत्री काट्स की तरफ से बयान सामने आया था कि इजराइल के टारगेट पर है मुस्तफा, तो क्या ये खतरे की घंटी नहीं होगी और इसी वजह से मुस्तफा सामने भी नहीं आ रहे हैं? और अगर आ जाते हैं तो फिर ईरान के लिए खतरा भी है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो सबसे पहले जो पहला सवाल है कि मुस्तफा खमनेई साहब आज सामने आ सकते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है। फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन को लेके जो AI से ट्रांसलेशन वगैरह किया गया होगा, ऐसा कहीं भी यहाँ पे खबरें नहीं है कि वो आज सामने आ सकते हैं। जो शोक सभाएं हैं वो उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही हैं क्योंकि वो इस वक्त यहाँ सुप्रीम लीडर है और यहाँ पे जब भी कोई बड़ी शख्सियत का इंतकाल या शहादत होती है तो सुप्रीम लीडर के ऑफिस की तरफ से शोक सभाएं आयोजित होती है। तो ऐसी कोई भी खबर ईरानी मीडिया के अंदर नहीं है कि मुस्तफा खमनेई साहब आज आ सकते हैं। तो एक तो ये बात थी। लेकिन बात जो आपने कहा कि एटम बम बना रहा है, क्यों नहीं आ रहे मुस्तफा खमनेई सामने? अमेरिका तो बोल रहा है, दावा कर रहा है कि पता नहीं मुस्तफा खमनेई है भी या फिर नहीं है, तो कम से कम अमेरिका को झुठलाने के लिए सामने आ जाए ना। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपने पहले न्यूज चलाई मैं उसका खंडन कर दूं कि ईरान जो है बिल्कुल भी एटम बम नहीं बना रहा है। ये फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है कहीं से भी। हाँ, इस वक्त जितना भी एक हफ्ते का फ्यूनरल का प्रोग्राम है, कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन, एटम बम की बात नहीं। मुझे नहीं पता आपका सोर्स क्या है इस चीज का, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये कि अमेरिका को चुप कराने के लिए जो फेक न्यूज चल रही है, जो मैनिपुलेशन चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि मुस्तफा खमनेई साहब घायल है, इन सब चीजों को ये इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि मुस्तफा खमनेई साहब का किसी तरह का इनको मालूम चल जाए कहाँ पे है, किस कंडीशन में है, और कोई लोकेशन मिल जाए और दोबारा उनको नुकसान पहुंचाया जाए। कोई भी मुल्क जो जंगी हालत में है वो जो है अपने सबसे अहम जो लीडर है उसको जो है सामने नहीं लाता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं और ये कंपेयर करना ये भी काफी बचकाना है। यानी कि डर की भी बात है जिसकी वजह से सामने नहीं आ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि ऐसा हो सकता है कि वो कैमरे पर सामने आएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों सवाल उठ रहे हैं? आप बात तो सुनिए मेरी। अगर हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है बहुत टाइट, किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है, तो क्या डर होता है वो
वो इंसान डरा हुआ होता है। नहीं, ये प्रोटोकॉल होता है किसी भी मुल्क के राष्ट्रध्यक्ष कोई बयान भी तो आप पूरी बात को ही गलत तरीके से समझ रहे हैं। रिजवी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताऊं कि आप पूरे मसले को गलत तरीके मनीष भाई एक सवाल आपसे कर रहे हैं, सुन लीजिए आप जरा। रिजवी साहब, मुझे लगता है कि आप पूरे मसले को गलत तरीके से समझ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम और पूरी दुनिया ये कह रही है कि मुस्तफा खamenei सामने क्यों नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या कोई दूसरे लीडर की सुरक्षा से इसकी तुलना की जाए। बात यह है कि 28 फरवरी के बाद से किसी ने भी, अब जुलाई का महीना है, किसी ने भी मुस्तफा खamenei को नहीं देखा है। हमने ये भी देखा कि सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ईरानियन कमांडर व्हील चेयर पे आए थे। तो अगर वो उस पोजीशन में भी होते कि वो व्हील चेयर पर भी आकर श्रद्धांजलि देते तो दुनिया को यकीन होता कि चलो ठीक है, वो इस हालत में है। तो मुस्तफा खamenei है, किस हालत में है, उनके नाम पर सरकार चलाई जा रही है, तो इसलिए उनको सामने आना जरूरी है। देखिए, आपके नाम पर सरकार चले और आप सामने भी कहाँ है और फिर कहे कि बाकी दुनिया हरकत कर रही है, तो ये सही बात नहीं है। आप देखिए, मुझे जवाब दे दीजिएगा, प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। इस वक्त इजराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर मुस्तफा खamenei साहब का नाम है। इस बात को आप कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं? जी बिल्कुल कबूल करते हैं। मुस्तफा भी है और ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं ठीक है, यानी कि इजराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर मुस्तफा खamenei, और ये जो डर है वो मुस्तफा खamenei को लेकर है। ये आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। आप मिसइंटरप्रेट, डर नहीं है, ये सुरक्षा कारण होते हैं, डर नहीं कहा जाता है किसी भी मुल्क का। ये बहुत अलग है, ठीक है, नजरबाजी बहुत अलग है, क्योंकि अली खamenei को तो हमने देखा था, अली खamenei भी टॉप हिट लिस्ट में थे इजराइल और अमेरिका की, लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक तौर पर आते रहे, लेकिन मुस्तफा खamenei नहीं आ रहे हैं। आपके पास आएंगे। नजरबाजी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, एक और खबर का रुख कर रहे हैं। अपनी हत्या की साजिश पर डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, देखिए नजरबाजी, डर यहां पर भी है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हत्या की साजिश का डर है, यह जरा आप देख लीजिए। अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया कि करना क्या है। अगर ईरान मेरी हत्या में कामयाब हो जाता है तो ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई। न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में ट्रंप ने यह धमकी दी है। इजराइल ने खबर दी है ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश को रच रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया ये हमने आपको बताया, लेकिन ट्रंप की हत्या की साजिश क्या है ये अब जान लेते हैं। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा डिकोड करेंगे। पता चला कि मैं ईरान की किल लिस्ट में शामिल हूं, यानी कि हिट लिस्ट में, टारगेट पर हूं, और मैं लंबे समय से ईरान की हिट लिस्ट में रहा हूं। निर्देश दे दिए अगर कुछ भी होता है तो क्या करना है। ईरान पर ऐसी बमबारी करना जैसा कभी नहीं हुई है, यानी कि अगर उन पर हमला होता तो फिर आगे क्या करना, यह कमांड भी दे दिया गया। ऐसी बमबारी होगी जो ईरान ने कभी देखी नहीं होगी। अब इजराइल का दावा क्या है यह भी आप जानिए। बिल्कुल, ईरान ने नए सिरे से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची है, यह कहा गया है, और इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को जानकारी दी। खamenei सुलेमानी का बदला लेना चाहता है ईरान। अब आगे क्या होगा, अगर मारने की कोशिश होती है तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। डीपी पांडे सर, एक तरफ तो सुरक्षा को लेकर मुस्तफा खamenei की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही कि भाई इसलिए वो सामने नहीं आ रही क्योंकि इजराइल जो अमेरिका है वो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हत्या का शक है। इजराइल ने बोल दिया है कि ईरान हत्या करवा सकता है। क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके आसपास इतनी सुरक्षा होती है कि कोई भटक भी नहीं सकता, उनकी हत्या ईरान करवा सकता है क्या? जो ये सुरक्षा की बात है वो मेरे ख्याल से जो भी ईरान का भी कोई लीडर है उसके पास भी ऐसे ही सुरक्षा के आयाम होते हैं और तरीके होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुस्तफा सुरक्षा के लिए छुपा हुआ है इस वक्त। उसके कई कारण हैं। अगर आप ये देखें कि अयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो बरियल है, उसके दफनाने की कार्रवाई है, उसको वेट किया गया 3-3.5 महीने 4 महीने के लिए वेट किया गया, क्योंकि एक मृत बॉडी की जो वैल्यू है वो कई बार जिंदा से ज़्यादा हो जाती है। और ये कोशिश थी कि पूरे देश को एक तरीके से बांध के रखा जाए, एक थोड़ा रोष फैलाया जाए, अपने देश के अंदर ही नहीं अमेरिका के खिलाफ, बट पूरी दुनिया के अंदर एक रोष होना चाहिए। जब उस चीज़ की एक वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है समय के साथ में, तो ये एक बड़ा पब्लिसाइज्ड एक जो पूरा इवेंट इन्होंने किया है 5-6 दिन का, वो किया गया है। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो रजीम की जो वैल्यू है, मुस्तफा की वैल्यू रजीम के लिए तब तक है जब तक मुस्तफा कहीं पीछे, हो सकता है उसको चोट लगी है, हो सकता है वो जिंदा ना हो, कई चीज़ें हम सोच सकते हैं इसके बारे में, मगर सबसे बड़ी जो वैल्यू है जब तक मुस्तफा पीछे है तब तक IRGC का कंट्रोल रहेगा। जिस दिन मुस्तफा सामने आ जाएगा
उस टाइम में एक थोड़ा सा कंपटीशन जिसको कहते हैं, उस रजीम के अंदर भी कंपटीशन है, पॉलिटिकल के बीच में, क्लरिकल के बीच में और आईआरजीसी लीडरशिप के बीच में। ये जो कंपटीशन है उसके अंदर आईआरजीसी का जो है पलड़ा थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आईआरजीसी और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुस्तबा को थोड़ा सा आउट ऑफ व्यू, आउट ऑफ नज़र रखें। वो अगर जिंदा है और ठीक हालत में है, वो उस टाइम पे सामने आएगा जब आईआरजीसी को उसकी एक्चुअली में ज़रूरत होगी अपने देश को इकट्ठा करके एक लीडरशिप के तौर के अंदर उसको जब से लेके आना हो तब लेके आएगा। रही बात ट्रंप के ऊपर हमले की बात, ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हमेशा टारगेट पे रहेगा और खासतौर से ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज के टारगेट पे रहेगा। ये एक इंटेलिजेंस का एक जो घोल निकाला है इस वक्त, ये समय समय पे चीज़ें निकलती रहती हैं और उसको लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मगर ट्रंप खास तौर से, बिकॉज इससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था जिसने ईरान के पीछे डायरेक्ट हमला करने की कोशिश करी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर मैं ये मानूं कि ईरान की लीडरशिप, आईआरजीसी हो, चाहे क्लरिकल हो, चाहे मुस्तबा हो, अपने फादर की डेथ, अपने सुप्रीम लीडर की डेथ की का बदला ना लेगी, ये आज नहीं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी ठीक है। यानी कि वो बदला होगा, वो बदला अमेरिका या ट्रंप किससे होगा। और डर तो इस कदर हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि जब अंकारा गए तो इस दौरान उन्होंने अपना जो विमान है वो भी बदल लिया था। उनको डर था कि उनके विमान को ही कोई हिट ना कर जाए मिसाइल। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के एटमी प्लान पर बहुत बड़ी खबर है। ईरान फिर से कर रहा है एटम बम बनाने की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से एटमी तैयारी का पर्दाफाश हो रहा है। ये देखिए आप, एटमी तैयारी पर यह दावा किसका है? यह दावा है CNN का और बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस को जारी किया गया है। तो अब इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान परमाणु बॉम्ब बनाएगा क्या? स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। CNN की खबर है, यह दावा किया गया है ईरान एटमी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है, फिर से बड़े पैमाने पर एटमी तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से एटमी तैयारी का दावा किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बना रहा है, यह भी दावा है। लेकिन अब इस पर सवाल क्या उठते हैं? क्या मुस्तबा ईरान की परमाणु नीति को बदल देंगे? पिता खामनेई के एटम पर जारी फतवे को बदल देंगे क्या? खामनेई का फतवा था ईरान एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। MOU साइन करने के बाद ईरान एटमी तैयारी करेगा क्या? एटमी ताकत बनेगा क्या ईरान? खामनेई अब नहीं है, इसलिए उनके फतवे का मतलब नहीं है। ईरान में एटम बॉम्ब बनाने की मांग जोर पकड़ती हुई दिख रही है। इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब जब मुस्तबा कैमरे के सामने आ सकते हैं, ये आएंगे भी या नहीं, कई सवाल हैं। और अगर आते हैं तो वो किन मुद्दों पर बात करेंगे? क्या एटम बॉम्ब को लेकर कोई बात हो सकती है? इस पर भी कई सवाल हैं। तो पिकैक्स साइट में एटमी तैयारी चल रही है क्या? क्योंकि CNN की तरफ से तो दावा किया गया है जाग्रोस की पहाड़ों में सीक्रेट एटमी साइट, पहाड़ों में 300 फीट नीचे एटमी साइट मौजूद है और पिकैक्स साइट में एटमी तैयारी चल रही है। 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम छिपाने का दावा है। सीक्रेट एटमी साइट को नहीं खोज पाई मोसाद और अमेरिका को भी पिकैक्स साइट की भनक नहीं है। पिकैक्स साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम। अब बड़ी बातें ये हैं, नतांज, फोर्डो, इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह की गई। अमेरिकी हमलों से पिकैक्स माउंटेन सुरक्षित है। आपको याद होगा हमलों में ये साइट तबाह हुई थी, लेकिन पिकैक्स सुरक्षित है। माउंटेन में ऑपरेशन नामुमकिन बताया जाता है, इसलिए मोसाद को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। ये खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी तैयारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान की तरफ अमेरिकी मिसाइलें तैनात की गई हैं। 1000 मिसाइल ईरान की तरफ तैनात की गई हैं। तो पूरे ईरान को तबाह करने में ये मिसाइलें सक्षम हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। पूरे ईरान को तबाह करने में सक्षम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, कई उम्मीदें लगाई जा रही थी। अब यहाँ कई एंगल हैं, 2 एंगल पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पहली बात तो जब 17 फरवरी 2026 में अयातुल्ला खामनेई सामने आए थे, संबोधित किया था ईरानी जनता को, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका डूबता हुआ साम्राज्य है। मजबूती से उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन एटम बॉम्ब को लेकर उनकी नीति अलग है। अब मुस्तबा अगर कैमरे के सामने आते हैं तो क्या वो भी इसी तरह का कोई मजबूत संदेश देने की कोशिश करेंगे? इससे इजराइल
और अमेरिका को क्या संदेश जाएगा? दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, तो ये तो जंग बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और वॉर के पहले से फिर से फ्यूल तैयार करने की सारी कवायद है। ये वही कवायद है जो 28 फरवरी के पहले की थी। 28 फरवरी के बाद ये दोनों कंट्री वॉर में गए, फिर सीज फायर हुआ, फिर इनको कुछ चाहिए, कुछ उसको आग लगाने के लिए, स्केल अप करने के लिए। अब दोनों तरफ से देखो आग लगाई जा रही है। ट्रंप कहते हैं कि देखो मुझे पता नहीं, मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। तो ये ही इज द मैन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज। उसको लगता है कि अब कैसे गल्वनाइज करूं पूरे अमेरिका को कि देखो मेरा हाल तो कैनेडी जैसे ना हो जाए, तो मुझे बचा लीजिए, और यदि मैं मर गया तो इसके बाद पूरा ईरान को उड़ा दीजिएगा। तो ये है ट्रंप स्टाइल। और इसके बाद ट्रंप ये भी कहते हैं कि देखिए अभी मीडिया, ये कहाँ की मीडिया है, ये जो CNN मीडिया कहाँ की है, ये क्या दिखा रही है? ये पहले भी तो दिखा रही थी कि ईरान 28 फरवरी के पहले भी बम बना रहा था, और वॉर के बाद जब सीज फायर हो गया इसके बाद भी बम बना रहा है। तो क्या नया क्या है इसमें? मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। हाँ, नया इतना ये है कि तैयारी एक नए मोड में हो रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं सवालों को लेकर के फिर से आमने सामने आ रहे हैं जो सवाल 28 फरवरी के पहले थे। अब आते हैं थोड़ा मुस्तफा साहब के पास। आपने कहा, आपका सवाल था कि बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है कि नहीं इस दुनिया में। आखिर अपने पिता के जो उनकी लिगेसी थी, विरासत थी कि जनता के सामने आना और ये कहना कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये क्यों नहीं करे? यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा कि मुस्तफा खामनेई की जो लाइन ऑफ लीडरशिप, जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस से कहता है, ये वो खामनेई साहब नहीं है जो इनके पिता थे। एक पीढ़ी का अंतर है और एक सोच का भी अंतर, एक समझ का भी अंतर है। अब अपने आप को खुली शहादत देना, खुला मर जाना, दुश्मन राष्ट्र उस पर अटैक करके जाए, ये अब ईरान की नई लीडरशिप में ये समझ अब नहीं है। इससे ऊपर उठ चुके हैं। वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और बचना, सेव करना ये कोई कायरता नहीं है। मुझे लगता है ये एक रणनीति का हिस्सा है। खुलकर कोई मार के चले, इजराइल मार दे, अमेरिका मार दे, वो नहीं चाहते। अब उनके पिता की बात, खामनेई साहब की बात अलग, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। वो चाहते थे, वो जानते थे कि मेरी शहादत हो सकता है कि ईरान को फिर से एकजुट कर दे, और उन्होंने किया। उनके मृत्यु ने पूरे ईरान को गैल्वेनाइज कर दिया, और हमने देखा फ्यूनरल उनका जो रिचुअल। बिल्कुल, यानी त्रिपाठी सर, ये एक जानबूझकर एक रणनीति ईरान की हो सकती है ताकि मुस्तफा खामनेई को बाहर ना लाया जाए। और वैसे भी खबरें आती रहती है कि मोसाद के एजेंट जो है वो टॉप लीडरशिप में भी शुमार हो चुके हैं, वहां तक उनकी पहुंच हो गई। यानी कि अपनों पर भी मुस्तफा खामनेई अगर हैं, क्योंकि सवाल तो यही है कि है या नहीं है, तो अगर हैं तो अपने अपनों पर भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील पर अभी की बहुत बड़ी खबर है। यूरेनियम नहीं मिला तो ईरान से डील नहीं, ईरान को यूरेनियम देना होगा, यह अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है। सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर, तो जो 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास होने का दावा किया जा रहा है, वो देना ही होगा, हर हाल में देना होगा, वरना जो 60 दिन की म्याद अभी दे रखी है कि डील करनी होगी परमाणु को लेकर, यूरेनियम को लेकर, फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका ईरान डील पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। क्या बातचीत चल रही है? यूरेनियम नहीं तो डील नहीं, ये जरूर कहा गया है। अमेरिका ने क्या कहा? ईरान को संवर्धित यूरेनियम देना ही होगा, अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम सौंपना ही होगा। अगर डील करनी है तो यूरेनियम देना होगा, नहीं दिया तो यूरेनियम को नष्ट कर देंगे, पहाड़ के नीचे से यूरेनियम हम निकाल लेंगे। अमेरिका ने यह भी धमकी दी है। क्या करेगा ईरान, अब ये जानते हैं। संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर कुछ भी साफ नहीं है। अभी तक अमेरिका को नहीं देने की बात कही जा रही है। किसी दूसरे देश को यूरेनियम सौंप सकता है। रूस या चीन में यूरेनियम ट्रांसफर करना संभव है। ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम है। नजर अब्बास जी, एक बात बताइए, पूरी दुनिया इस संशय में कि आखिर क्या होने वाला है। 60 दिन की मियाद जरूरी, लेकिन हालांकि इस मियाद में भी हमने देखा कैसे दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। दो अहम मसले हैं, दो बड़े पेच, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा ये जो यूरेनियम का मसला। और अमेरिका बोल रहा है कि कुछ भी कर लो लेकिन ईरान को देना होगा वो 400 किलोग्राम का संवर्धित यूरेनियम, वरना भूल जाओ कि आगे कोई बात बन पाएगी, डील हो पाएगी। सबसे पहले तो शरीफ जी ने जो बहुत अच्छी तरीके से बयान किया कि आयतुल्लाह खामनेई बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं और सीनियर खामनेई क्यों आते थे, वो बहुत अच्छा उन्होंने बयान किया कि जो शहीद हुए हैं खामनेई साहब, उन्होंने 35 साल तक ईरान को एक मजबूत देश में तब्दील कर दिया था, और उनकी शहादत का जो असर हुआ है
वो उसने दोबारा एक बार ईरान को एक नई ताकत दी है। तो ये कंपेयर करना है कि वो आ गए थे तो ये भी बाहर आ जाए, ये बिल्कुल एक बचपना कंपैरिजन है, मैंने जैसे पहले कहा। दूसरी बात, ट्रंप की बातों को सीरियस अगर आज लिया जा रहा है 4 महीने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि अभी भी दुनिया का जो मानसिक स्तर है वो बढ़ा नहीं है। ट्रंप जैसे झूठे, मक्कार, जाहिल, मानसिक संतुलन जिसका नहीं सही, उसकी बात को सीरियस लेना आज भी जो है ये दुनिया के लिए बहुत आयरनी है दुनिया के लिए कि उसकी बात को सुना जाता है। देखिए, डील की बात ऐसे कर रहे हैं ट्रंप की, डील नहीं होगी, डील नहीं होगी, जैसे ईरान इनके पास गया था डील के लिए रोने के लिए, ये भीख मांग रहे थे, ये चारों तरफ जा रहे थे, टर्की के पास, के पास, पाकिस्तान के पास, ट्रंप जा रहा था, यूएस जा रहा था। जी, ईरान यूरेनियम देगा या नहीं देगा? आप बाद में बीच में मुझे बोल ले लीजिए, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। यूरेनियम क्यों देगा ईरान? ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम ना यूरेनियम देंगे, ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेंगे, हम एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, हम जो भी यूरेनियम का इस्तेमाल है पीसफुल उसके लिए करेंगे। ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और आयरनी यही है, अफसोस की बात यह है कि सीएनएन की रिपोर्ट पे इंडियन मीडिया को ज्यादा यकीन होता है, लेकिन ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपको ज्यादा इत्मीनान नहीं है। बार बार ये बात कही गई है ईरान की तरफ से कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है, सेहतमंद है, लेकिन अभी भी ये मीडिया में सवाल उठाया जाता है वो जिंदा है कि नहीं, ये जिंदा है। लेकिन राउटर, सीएनएन, सीएनबीसी से कोई भी एक रिपोर्ट आ जाती है तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही बात है। ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है, नहीं बनाएगा, अभी तक ऑफिशियल स्टैंड ये है। ईरान यूरेनियम किसी को नहीं देगा, ईरान अपने हक को नहीं छोड़ेगा, और डील के लिए ट्रंप परेशान है। सर, उसका कारण है ना, मुस्तफा खामनेई अब तक ना तो सामने आए, ना उनका कोई बयान आया, सिर्फ पोस्ट आए हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। सर, मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हॉर्मूज और यूरेनियम को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका का पहला ऑब्जेक्टिव तो सत्ता परिवर्तन था। अगर मुस्तफा आज कैमरे के सामने आते हैं, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वाकई ऐसा होगा या नहीं, तो फिर इससे तो अमेरिका को भी मैसेज जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है कि मुस्तफा खामनेई घायल हुए थे, ये बात तो इस पे तो किसी को कोई दो राय नहीं। और 28 फरवरी के बाद आज जब हम 11 जुलाई में हैं और अगर उनकी एक भी तस्वीर नहीं आई, जैसे कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने कहा कि मैंने 2.5 घंटे तक बात की थी, अभी रिजवी साहब कह रहे हैं कि आपको पश्चिमी देशों की मीडिया पर भरोसा, ईरान के ऑफिशियल्स पर भरोसा नहीं है। अरे भरोसा, वो हमारे यहाँ कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर वो सुरक्षित हैं तो एक तस्वीर तो आती, ऐसी तस्वीर आ सकती थी जहां पर कोई लोकेशन नहीं दिखता और कि वो स्वस्थ हैं, पूरी तरह से कामकाज को देख रहे हैं। मसला ये है कि मुस्तफा खामनेई के नाम पर लोग शासन चला रहे हैं। यह आपने बड़ी अहम बात कही है मनीष, कि भले ही वो सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली वो बाहर ना आए, लेकिन कोई तस्वीर तो आ सकती थी, वो भी हमने उस हमले के बाद से आज तक देखनी। खैर, वेस्टर्न मीडिया जो कहता है उसको हम मानते नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाना भी हमारा काम है। और चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े और हमसे आपने बात की, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात देश की खबर की करते हैं। चढ़ावा चोरी पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बयान दिया है। क्या कहा आपको बताते हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण एक कलंक है, ये नृपेंद्र मिश्र की तरफ से कहा गया है। ऐसी घटना से खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था में सुधार होगा। सीईओ की नियुक्ति के लिए हाई लेवल कमेटी बनी है। सीईओ की नियुक्ति पर ट्रस्ट अंतिम निर्णय लेगा, ये भी बयान दिया गया है। मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।